हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। आर 2016 का री एग्जाम जो होना है उसके प्रीलिम्स के लिए जीएस का मॉक टेस्ट है। ये फुल मॉक टेस्ट है, 140 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले जीएस के क्वेश्चंस होंगे और रीजनिंग क्वेश्चंस जितने आते हैं उस हिसाब से यहाँ पर लेवल रखा गया है। आइए चलिए इसमें शुरू करते हैं। आप सेक्शनल मॉक टेस्ट भी हमारे अटेम्प्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज चैनल पर हैं और उनका पापा वीडियो भी बना हुआ होगा। और आप हिंदी के मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप में रोग और कीटाणुओं के प्रति अवरोध बढ़ाने में उपयोगी होता है, यानी डिसीज और जर्म रेजिस्टेंट बनाता है प्लांट्स को। तो वो कौन सा है एलिमेंट? वो है आपका फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर ए। जमुना पारी जो है ये किसकी नस्ल है? तो नस्ल है आपकी बकरी की, यानी शीप की, गोट की बेसिकली होगी इसमें। ये नस्ल है आपकी गोट की, ऑप्शन नंबर ए। बकरी यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। टिक्का नामक रोग इनमें से किस पादप में हो जाता है? तो ये होता है आपके कह सकते हैं मूंगफली के पौधे में, ऑप्शन नंबर सी। टिक्का डिसीज होती है मूंगफली में। मछली का प्रबंधन और उत्पादन क्या कहलाता है? मछली का प्रबंधन और उत्पादन कहलाता है पिसीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए। एपीकल्चर यहाँ पर कहलाता है आपका मधुमक्खी पालन और सेरीकल्चर यहाँ पर कहलाता है रेशम कीट पालन। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर ए। अब हमको इसको मैच करना है। इसमें लेक्स दी हुई हैं और उनकी लोकेशन दी हुई है, तो इसको मैच कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा 4321। कुंद्रा समुद्र ये है आपका उन्नाव में। शुक्रा ताल है आपका मुजफ्फरनगर में। उसके अलावा कीथम झील जो है, कीथम झील या कीथम झील, ये आगरा में है। शेखा झील जो है ये अलीगढ़ में है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1916 में, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर दिया हुआ है लोक नृत्य और किस क्षेत्र में वो होता है, उससे इसको मैच कर देना है। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका सी। ख्याल नृत्य जो होता है ये बुंदेलखंड में होता है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र में। नटवरी ये होता है आपका पूर्वांचल में। और कलाबाजी नृत्य होता है अवध में। 2143 यहाँ पर सही होगा। इस तरीके से हम इसमें मैच कर देंगे। राम बारात उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो राम बारात उत्सव होता है आपका आगरा में, ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें निम्नलिखित इमारतों को जिन शासकों ने उनको बनवाया है उनसे इसको मैच करना है, ठीक है। गोल गुंबद किसका है? गोल गुंबद है यहाँ पर मोहम्मद आदिल शाह का, ठीक है। मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने। और जो है आपका दीन पनाह किसने बनाया? हुमायूं ने। और जहांगीरी महल किसने बनवाया? अकबर ने। तो हम इसको मिला देंगे। 4321 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 हमको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत मिलाया हुआ है। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, करेक्ट है, शेर शाह और हुमायूं के बीच। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में हुआ। बल्ख का युद्ध जो है ये गलत मिलाया हुआ है। बल्ख का युद्ध जो है 1646 ईस्वी में हुआ था, 1636 में नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा सी। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया था? शाह आलम द्वितीय को प्रवेश उन्होंने नहीं करने दिया था, ऑप्शन नंबर ए। लोधी वंश के शासकों का सही कालानुक्रमिक क्रम लगाना है यहाँ पर, कि जो सबसे पहले शासक बना वो कौन है, जो बाद में बना वो कौन है। संस्थापक है बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी बनता है, फिर इब्राहिम लोधी जो कि पानीपत के युद्ध में बाबर से हार जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। निम्नलिखित मुगल सम्राटों को उनके बने हुए मकबरे के स्थान पर लगाना है। अकबर का मकबरा कहाँ पर बना हुआ है? सिकंदरा में, ठीक है। हुमायूं का कहाँ पर बना हुआ है? दिल्ली में। और फिर बाबर का कहाँ पर बना हुआ है? काबुल में, ठीक है। फिर जहांगीर का कहाँ पर बना हुआ है? लाहौर में। तो इस तरीके से मैच कर देंगे। मैच हो जाएगा हमारा 1 3 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद गजनी ने 1018 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। एक्चुअली में इस टाइम कन्नौज पर हमला किया था उसने। और सेकंड स्टेटमेंट लिखी कि महमूद गजनवी ने जो है 1025 ईस्वी में कन्नौज पर हमला किया, जबकि यहाँ पर होना चाहिए सोमनाथ। तो ये रिप्लेस कर दी गई जगह। दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसमें रॉन्ग। आंसर हो जाएगा हमारा नन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। निम्न में से विकल्प जो है सही सुमेलित कौन सा नहीं है? एक तरफ कन्नौज मालवा अजमेर दिया हुआ, दूसरी तरफ वंशावली दी हुई है, परमार गढ़वाल या गहरवार या जो भी बोलेंगे इसको, या चौहान, ठीक। तो कन्नौज जो है ये किसका इलाका था? गढ़वालों का था। इसमें परमार दिया हुआ है तो ये रॉन्ग। मालवा जो है ये किसका इलाका था? ये परमारों का था, तो ये रॉन्ग हो गया।
चाहमान या चौहान अजमेर का था, तो ये सही दिया हुआ है। तो गलत कौन सा है? 1 and 2 ओनली, यानी कि सी, 1 and 2 गलत मिलाए हुए हैं। कन्नौज होना चाहिए गढ़वाल, और मालवा होना चाहिए परमार। एक बार फिर से, एक तरफ राजधानियां दी हुई हैं और दूसरी तरफ जिन जिन शासकों ने, वंशावलियों ने इस पर शासन किया। तो जबलपुर में यहाँ पर रहेगा कलचुरी या कलतुरी कलतुरी वंश, ठीक है। बुंदेलखंड में रहेगा यहाँ पर चंदेल, ठीक है। और चालुक्य, ईस्टर्न चालुक्य जो थे, सोलंकी वंश जिनको बोल सकते हैं, उन्होंने गुजरात में शासन किया, और तोमर लोगों ने दिल्ली में किया, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें मैच कर देंगे। भारत सरकार अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 2 बार आया था, एक 1919 में और एक 1935 में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ ए एंड बी, सी। हवा में आर्द्रता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? हवा में आर्द्रता मापने के लिए होता है आपका हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। हाइड्रोजन से भरा हुआ रबर का गुब्बारा वायु में जाकर फट क्यों जाता है? क्योंकि गुब्बारे के अंदर हवा का दाब बढ़ जाता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ऊष्मा विकिरणों की गति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो ये बराबर होती है इक्वल टू लाइट वेव्स, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के 7 रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? डिस्पर्जन करवा दें इनका। एक प्रिज्म के माध्यम से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। प्रिज्म आपने देखा होगा, लाइट वहां से गुजर जाए, व्हाइट लाइट, तो अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। दर्पण बनाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? दर्पण बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं सिल्वर नाइट्रेट को, ऑप्शन नंबर ए। नीला थोथा जो है, इसे क्या कहा जाता है? नीला थोथा है आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का कॉमन नेम है नीला थोथा। लिटमस पेपर जो है आप किससे ऑब्टेन करते हैं? लिटमस पेपर ऑब्टेन करते हैं आप लाइकेन से, जो कि जो है बायो इंडिकेटर काम करता है सल्फर पोल्यूशन के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। लिटमस हम ऑब्टेन करते हैं रोसेला नामक लाइकेन से। स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में क्या मिलाते हैं हम? तो स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए लोहे में मिलाया जाता है निकल और क्रोमियम, ऑप्शन नंबर डी। टेफ्लॉन जो है ये किसका उदाहरण है? टेफ्लॉन के यौगिक अगर हम देखें तो C2F4N होता है, C2F4N, ये इसके यूनिट्स होते हैं टेफ्लॉन के, मतलब ये एक यूनिट है टेफ्लॉन का। तो इसमें F क्या है? F यहाँ पर आपका फ्लोरीन है, ठीक है। तो ये क्या है आपका? फ्लोरोकार्बन है, कार्बन है और फ्लोरीन है, फ्लोरोकार्बन कंपाउंड है आपका टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस धातु का निष्कर्षण मिलैकोनॉइट नामक अयस्क से किया जाता है? माल्कोनाइट, मिलैकोनाइट नामक अयस्क से निकालते हैं हम लोग कॉपर को, ऑप्शन नंबर ए। डैश एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, तो क्वाशियरकर जो है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, ऑप्शन नंबर सी। और इसी का कह सकते हैं मैग्नीफाइड वर्जन होता है मराइस्मस। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इज डैश, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिश होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ऑप्शन नंबर ए, हमेशा यूनिडायरेक्शनल। जीव विज्ञान की किस शाखा के तहत जो है पक्षियों का अध्ययन होता है? ऑर्निथोलॉजी के तहत, ऑप्शन नंबर डी, ऑर्निथोलॉजी। हमारे शरीर का कौन सा तत्व जो है अम्लीयता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखने का काम करता है? तो ये करता है फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फोरस। ट्रैकोमा डिसीज जो है आंख के कौन से भाग को प्रभावित करती है? ट्रैकोमा प्रभावित करती है कॉर्निया को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में संवाहित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रक्त द्वारा संवाहित होती है बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, ऑप्शन नंबर ए। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रिन प्रेजेंट होता है। आप देखेंगे जो हिट वगैरह आते हैं आज भी उसमें एलिथ्रिन की मात्रा ही सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन नंबर ए। थैलीसीमिया जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसको प्रभावित करती है? तो रक्त को प्रभावित करती है, ठीक है। आरबीसी जो है हीमोग्लोबिन नहीं बना पाते हैं, मतलब होल्ड नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। तो थैलीसीमिया जिसको हो जाता है उनको निरंतर जो है ब्लड चढ़वाने जाना पड़ता है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे हम लोगों ने 2020 में कब बनाया? अब यहाँ पर काल दिया हुआ है, पीरियड और कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन बींग्स के क्या थे? पुरापाषाण काल में
मानव एक आखेटक और खाद्य संग्राहक था, करेक्ट है ये। हंटर और फूड कलेक्टर था। उसके बाद जो है मध्य पाषाण काल में जो है हंटर था और कैटल रियरर भी बना, ठीक है। इसमें जो है पशुपालन करने वाला और शिकारी बना, ठीक है। नियोलिथिक में फूड प्रोड्यूसर बना, खेती करना आ गया, करेक्ट। और कॉपर स्टोन में फार्मर बन गया, करेक्ट। ये भी सही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ABCD, सामने सामने सब सही मिलाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को किस खेल की समझ थी बताना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपको मिला है उसी से आप अंदाजा लगाएंगे। हमको जो है मिला है एक पासा, तो हमको ऐसा पता लगता है कि हाँ बिल्कुल पासा लोग खेलते होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है। ये चलता है यजुर्वेद से, ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक इनमें से कौन थे। तो ये थे आपके स्थूल भद्र, ऑप्शन नंबर ए, स्थूल भद्र। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम है आपका पण, ठीक है, पण, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है। ऑब्वियसली यहाँ पर लेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की नीति से आशय क्या है। ओपन मार्केट पॉलिसी में क्या होता है कि ऋण पत्रों का व्यवसाय होता है, ऑप्शन नंबर सी। और साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त भी होती है, तो ये हम मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जाएगा। सर क्रीक विवाद हाल ही में जो चर्चा में था, ये किससे संबंधित है। सर क्रीक विवाद संबंधित है भारत पाकिस्तान डिस्प्यूट से, इंडो पाक बॉर्डर डिस्प्यूट, ऑप्शन नंबर सी। युवा विज्ञानी कार्यक्रम के संबंध में सही कथन बताइए। क्या ये कक्षा 9 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए है, करेक्ट है, ओनली सेकंड करेक्ट है। लेकिन ये जो है लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का है, नहीं, ये इसरो का प्रोग्राम था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली बी, यानी कि ओनली 2। जैव विविधता के लिए एकता यानी कि यूनिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी अलायंस, ये किसने शुरू किया है। ये शुरू किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ESA ने, ऑप्शन नंबर सी। महामारी रोग अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। महामारी रोग अधिनियम लागू हुआ था 1897 में, ऑप्शन नंबर सी। सागरमाला कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये वैसे तो हो चुका है पुराना काफी, लेकिन ये आपका फेज बाय फेज चलना है। पहला फेज इसका कब कंप्लीट हो रहा है, 2022 में हो रहा है शायद। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का है, जहाज रानी मंत्रालय का, ऑप्शन नंबर सी। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका पुणे में, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में सही कथन बताइए। बीमा के लिए खरीफ फसलों पर 2% प्रीमियम देना होता है। यहाँ पर 5 लिखा है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद लिखा है कि 2% प्रीमियम देना होता है रबी क्रॉप्स पर, जबकि देना होता है 5%। तो दोनों का परसेंटेज ऊपर नीचे कर दिया है। अगर इनको हम रिप्लेस कर दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर नन, यानी दोनों गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। गगनयान मिशन के बारे में आप बताइए कि कौन सा कथन सही है। इस मिशन के अंतर्गत भारत को 2022 तक अंतरिक्ष में मानव को भेजना है, करेक्ट है ये, ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है कि भारत तीसरा ऐसा नेशन होगा, अमेरिका चाइना और किसके बाद, अमेरिका चाइना और, अच्छा, अमेरिका चाइना के बाद भारत तीसरा बन जाएगा लिखा है, जबकि ये रॉन्ग है। 3 देश ऐसा कर चुके हैं, रशिया भी भेज चुका है। तो गगनयान मिशन करने के बाद भारत चौथा देश बन जाएगा, ना कि तीसरा। हमारा आंसर करेक्ट होगा ए, यानी ओनली 1। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन 1 के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से कोरोना वायरस नामक बीमारी से लड़ने का आह्वान किया था। ये किया था आह्वान सबसे पहले सार्क से, ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स आया है, ठीक है। इसके बारे में बताना है कि इस सूचकांक को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया गया है। ये बिल्कुल गलत है। एनिमल प्रोटेक्शन नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने किया है, उनका हेडक्वार्टर लंदन में है। इंडिया हैज़ बीन रैंक सेकंड इन दिस इंडेक्स। तो भारत को जो है सी कैटेगरी में सेकंड स्थान पर रखा गया है। इसमें ए से जी तक कैटेगरीज बनी थी, इंडिया को सी में सेकंड स्थान पर रखा गया है, ठीक है। सब क्लैरिफाई कर दिया हमने आपको। अगर पूछ रहे टॉप पर कौन है, तो यानी ए कैटेगरी में नंबर 1 पर कौन है, तो ए कैटेगरी में नंबर 1 पर है स्वीडन। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली 2, यानी कि बी। सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है।
विंग्स इंडिया 2020 एक द्विवार्षिक नागरिक उड्डयन और एरोस्पेस आयोजन है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये विंग्स इंडिया हुआ था आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। जोजिला पास कहाँ पर है? तो जोजिला पास है आपका लद्दाख में, ऑप्शन नंबर सी। उन्नत भारत अभियान जो है किसका है? उन्नत भारत अभियान स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की, इसका सेकंड फेज चल रहा है, ठीक है। 2022 तक चलेगा सेकंड, फिर शायद तीसरा भी लॉन्च करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का है, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर आगे आते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशंस या फिर हम कह सकते हैं लिटरली नोडल एजेंसी कौन? उन्नत भारत अभियान सेकंड फेज की आईआईटी दिल्ली। सस्ती परिवहन के लिए या फिर सस्ते परिवहन के लिए स्थायी विकल्प सतत पहल जो है ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, बताना है। सतत इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट। ये होगा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर वर्डिंग्स इधर उधर हो गई हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का ये इनिशिएटिव, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में दो शहरों के बीच रोल ऑन रोल ऑफ सेवा शुरू की गई है शिपिंग की, ये कहाँ से कहाँ तक की गई है? मुंबई से मांडवा के बीच, ऑप्शन नंबर सी। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताना है। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है आपका म्यूजिक के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कई सारी कैटेगरीज होती हैं, एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, एल्बम ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर, बस दो ये ध्यान रख सकते हैं, बाकी रिकॉर्ड ऑफ द ईयर ये सब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। विश्व ब्रेल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल दिवस होता है आपका 4 जनवरी को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस संस्था ने निमोनिया से लड़ने के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन जारी की है, जिसको डब्ल्यूएचओ ने अनुशंसित कर दिया है? तो ये किसने किया है डेवलप? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि सिचुएटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस जिले में केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल अकादमी की आधारशिला रखी है? इस साल की शुरुआत में किया था, नागपुर में आधारशिला रखी गई है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न भारतीय राज्यों को नवजात मृत्यु दर वाले राज्यों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। जहां पर मृत्यु दर कम है उसको यहाँ पर पहले रखेंगे। तो सबसे जो कम मृत्यु दर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, फिर है ओडिशा में, और फिर है मध्य प्रदेश में। मतलब मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश ओडिशा के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। निम्न वायसरॉयस जिनके नाम दिए हुए हैं, इनको भारत आगमन के क्रम में व्यवस्थित करना है, जो पहले आया था उसको पहले रखना है। लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले आएंगे, फिर लॉर्ड एल्गिन आएंगे, फिर जॉन लॉरेंस आएंगे, फिर लॉर्ड मायो आएंगे। तो अपने आप ही अरेंज है, ये आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। इनका ऑर्डर देख सकते हैं आप, कैनिंग आए थे 1856 के बाद, एल्गिन 1862 के बाद, लॉरेंस 1863 और मायो 1869। निम्नलिखित में से किस भारतीय लीडर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? गुरुदेव कहते थे श्री रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर। तीन कठिया सिस्टम जो है, तीन कठिया कर पद्धति जो है, ये किस घटना से संबंधित है? तीन कठिया टैक्स और करीब जो है 18 तरह के टैक्स लगाए जाते थे इंडिगो प्लांटर्स के द्वारा, नील किसानों पर लगाए जा रहे थे, ये काफी अमानवीय कर, चंपारण में। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर गांधी जी वहां पर गए थे जायजा लेने, तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है ये, ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें। कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कराची में हुआ था और इस सेशन की अध्यक्षता की थी वल्लभ भाई पटेल ने। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर हो जाएंगे सही आपके। फंडामेंटल राइट्स और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग, ये सब चीज़ें थी कराची सेशन की मेनली, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ करेक्ट। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था दादा भाई नौरोजी ने, ये सही है, लेकिन ये संस्थान या फिर कह सकते हैं ये संगठन बनाया गया था लंदन में, ना कि कोलकाता में। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर आपका ओनली 1। कथन है सितंबर 1932 में पूना समझौता किया गया, और कारण लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक निर्णय के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, और आर जो है ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, यानी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड असर्शन ए इज सपोर्टेड बाय द रीजन आर। अब यहाँ पर पुस्तकें और लेखक से मिलाना है। तराने हिंद है, ठीक है, तराने हिंद किसकी है, इसको छोड़ देते हैं अभी। भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की, ठीक है। उसके बाद युगांतर किसकी है, भूपेंद्र नाथ दत्त की।
और रस्त गफ्तार जिसको ट्रुथ टेलर बोलते हैं, दादा भाई नौरोजी का न्यूज़पेपर था। उसके बाद तराने हिंद किसकी बच रही, इकबाल की। तो इस तरीके से इसको मैच कर देंगे हम। आंसर सही हो जाएगा इसमें आपका सी, 4321। भारत में पहली सूती मिल किसने स्थापित की थी? भारत में पहली सूती मिल स्थापित की कवासजी नाना भाई ने, ऑप्शन नंबर बी। हार्टोंग समिति का सृजन 1929 में हुआ। इस समिति की सिफारिशें 1930-31 के प्रचंड आर्थिक अवसाद के कारण लागू नहीं की जा सकी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, बोथ, 1 and 2 बोथ। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100। अचिन्सन कमेटी का सृजन किस पर रिकमेंडेशंस देने के लिए किया गया था? लॉर्ड डफरिन के काल में 1886 में सृजित हुआ था, सिविल सर्विसेज पर रिकमेंड करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता में धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा की स्थापना की थी राधाकांत देव ने, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषयों पर चर्चा की गई बताना है। तो विषय है 18, नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में प्रोविजंस दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संवैधानिक प्रमुख शासक यानी राजा होता है? तो मोनार्च होता है ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर सी, ये आज भी होता है। अब ये कमिटीज जो बनी थी इनको काल अनुक्रमिक क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आपका धर आयोग आया था जून 1948 में। JVP समिति बनी थी दिसंबर 1948 में। फजल अली आयोग आया था दिसंबर 1953 में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 231। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा बोला जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स को, ऑप्शन नंबर ए। द्वितीय पिछड़ा आयोग जो है सर्जित किया गया था मोरारजी देसाई के समय, ठीक है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा पहला, क्योंकि इसमें नरसिम्हा राव दिया हुआ है। आयोग की अध्यक्षता BP मंडल ने की थी, ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ओनली, यानी कि ए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अंत करने से संबंधित प्रावधान करता है, लेकिन अस्पृश्यता को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया है। करेक्ट है ये दोनों ही चीजें। आंसर हो जाएगा हमारा 1 and 2 बोथ, बोथ करेक्ट। संविधान संशोधन के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य है? अब 4 प्रोविजंस आपको दिख रहे हैं। यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना जरूरी है, ये करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है कि प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित करना आवश्यक है, ये भी करेक्ट है आपका। उसके बाद है कि बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मिनिस्टर के द्वारा और एक नॉन ऑफिशियल मेंबर के द्वारा, ये भी सही है। लेकिन प्रेसिडेंट जो है इसको रिकमेंडेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, ये इनकरेक्ट है। उन्हें जो अपना एसेंट देना ही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर है और प्रोविजन इनकरेक्ट है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो स्थायी समिति की अध्यक्षता करते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर डी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताना है। वित्तीय आपात की घोषणा को 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होता है, ये करेक्ट है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है। अगर संसद के दोनों सदन जो है इसको पारित कर देते हैं तो ये अनिश्चित काल तक भी लागू हो सकता है। तो सेकंड हो गया इनकरेक्ट, फर्स्ट हो गया करेक्ट, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ओनली 1। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है आर्टिकल नंबर 63 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित है आपका आर्टिकल नंबर 74, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल के संबंध में सही है? ठीक है, तो इसमें 3 श्रेणियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे जो है रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ा, नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है। बाकी सारे तो करेक्ट हैं कि इसमें 15 से 20 होते हैं मेंबर, और इसमें मंत्रिपरिषद को राजनीतिक निर्णय लेने के का निर्देश होता है तथा ये निर्देश सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, करेक्ट है। मंत्रिपरिषद द्वारा अपने निर्णय के अनुपालन की देखरेख करती है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो है कि इसमें 3 लोग होते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें उप मंत्री नहीं हो सकते हैं और ना ही मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो सकते हैं। तो ये वाला जो है इनकरेक्ट है, बी वाला। राज्यसभा के सृजन से संबंधित आपका आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल नंबर 80, ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार है?
ये अधिकार मिला हुआ है 143 नंबर आर्टिकल के तहत, ऑप्शन नंबर बी। राज्य विधानमंडल की बैठक को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? ये होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है? तो आर्टिकल नंबर 214 से 226 तक है, एक्चुअली 231 तक है, 214 से 231 तक दिए हुए हैं पार्ट नंबर 6 में, भाग 6, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है हाई कोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय के बारे में, शायद मैंने उच्चतम बोल दिया है, उच्चतम का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान है आर्टिकल नंबर 214 से 231 तक, भाग 6 में। भारत के संविधान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद 148 में की गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 78, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, ये करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सेकंड ओनली बी। भारत में निम्नलिखित पश्चिमी तटों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है, मालाबार, काठियावाड़, कोंकण। तो सबसे नॉर्थ में आपका काठियावाड़, फिर है आपका कोंकण और फिर है मालाबार, ठीक है। 231 यहां पर करेक्ट होगा सी। निम्न में से भारत का कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन नहीं आया था? पुर्तगालियों के अधीन दमन दीव था, आपका गोवा था, दादर भी चला गया था, लेकिन पुडुचेरी में अधिकार था फ्रांसीसियों का, तो ये कभी जो है पोर्टुगीज के अंडर नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए। तो अब अरेंज करना है इस रॉक सिस्टम्स को, भारतीय चट्टानों को कालानुक्रमिक क्रम में, यानी कि जो पहले मिले पहले बने उनको पहले रखना है। तो सबसे पहले बने आर्किन रॉक्स, ठीक है, फिर बने धारवाड़, फिर बने कडप्पा और फिर गोंडवाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3124। जियोलॉजी का क्वेश्चन था 3124। अब इन भू आकृतियों को पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सबसे हम देखें कि इसमें लगाना कैसे है, पूर्व से पश्चिम की तरफ लगाना। तो सबसे पूर्व में कौन सा है आपका? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, फिर बुंदेलखंड प्लेट्यू है और फिर मालवा है। हमारा हो जाएगा 312, ऑप्शन नंबर बी। तो ये है 312, ऑप्शन नंबर बी। अब ग्लेशियर और उनकी लोकेशन, बाल्टोरो, बियाफो, मिलाम, ये कहाँ कहाँ पर हैं? बाल्टोरो कारकोरम में है सही, और बियाफो कारकोरम में है सही, लेकिन मिलाम जो है ये कारकोरम में नहीं है। 1 एंड 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलाम पूछ ले कहाँ पर है, तो ये कश्मीर में है, ठीक है। बाल्टोरो, बियाफो दोनों ग्लेशियर जो है कारकोरम में है। आर्किपिलागो क्या होता है? आर्किपिलागो होता है द्वीपों की श्रृंखला जो एक साथ समूह में हो, ठीक है, चेन ऑफ सेट ऑफ आइलैंड्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मतलब आसपास जो आइलैंड का गुच्छा जैसा दिखता है आपको मैप में, वही होता है आर्किपिलागो। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु से शुष्क क्यों रहता है? यानी कि तमिलनाडु तट जो है ये ड्राई क्यों रह जाता है रेनी सीजन में, ये बताना है। तो सबसे पहला कारण है कि बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवने के समानांतर पड़ता है ये, ठीक है, अवरोध नहीं देता है जिससे कि रेन हो सके। और फिर अरब सागर की शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, रेन शेडो एरिया में पड़ जाता है अरेबियन सी ब्रांच में। तो ना बे ऑफ बंगाल ब्रांच से इसको कुछ मिलता है पानी, ना फिर और ना ही मिलता है इसको अरेबियन सी ब्रांच से। तो एक की तरफ पैरेलल पड़ जाता है और एक की तरफ आ जाता है रेन शेडो एरिया में। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, बोथ ए एंड बी। एक तरफ रिवर्स है मुख्य नदी और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदी। गोदावरी वर्धा सही है, महानदी पूर्णा गलत है, पूर्णा भी गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये आंसर हो गया हमारा करेक्ट, यानी कि मैच हो गया इनकरेक्ट। कृष्णा जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है कोयना, और कावेरी की काबिनी है। ये बाकी सारे सही हैं, बी वाला हमारा आंसर हो गया। अब एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ जल प्रपात जो बनते हैं वहां पर। तो नर्मदा कपिल धारा ये वाटरफॉल बनता है, करेक्ट है। कावेरी से शिव सुंदरम, ये भी करेक्ट है। और गोकाक से बनता है घाट प्रभा वाटरफॉल, ये भी सही है। लेकिन चूलिया जो वाटरफॉल, चूलिया रिवर से नहीं, आपका चूलिया से जो वाटरफॉल बनता है वो है चूलिया वाटरफॉल जो बनता है वो चंबल रिवर से बनता है। ये यहाँ पर इनकरेक्ट है हमारा मैच। बेतवा की जगह क्या होना चाहिए था? चंबल। पोलावरम नदी परियोजना के द्वारा किन दो नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई है? पोलावरम से कृष्णा और गोदावरी को जोड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? यह है आपका कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया कहां पर है? तो यह आपका बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए।
आप ये कमेंट करके बताइए कि टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पर है। अब निम्न को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करना है, जो सबसे पूर्व में है उसको पहले रखना है। तो सबसे पूर्व में है ओमान की खाड़ी, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान, फिर है आपका फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और फिर जो है उधर फिर वेस्ट में है आपका गल्फ ऑफ ईडन, और फिर जाके है रेड सी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ईस्ट से वेस्ट इसमें अरेंज करना, तो सबसे ईस्ट में क्या है आपका गल्फ ऑफ ओमान है, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ गए तो ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है। तो ये जो है इधर आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो गल्फ ऑफ ओमान हो गया, फिर पर्शियन गल्फ हो गया, इधर फिर हो गया आपका गल्फ ऑफ ईडन यहाँ पर, और रेड सी यहाँ पर। तो आपने देखा यहाँ पर भी हम राइट साइड लेफ्ट साइड जा रहे हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो आपने देखा हम लोग चले गए यहाँ पर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 132 है, गल्फ ऑफ अकाबा कहां पर सिचुएटेड है। तो अकाबा की खाड़ी सिचुएटेड है रेड सी पर, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर अगर आप देखें ये है गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, ये आप नीचे देखेंगे रेड सी भी दिया हुआ है इधर। निम्न में से किस देश की सीमा जो है लाल सागर को स्पर्श करती है, देखते हैं। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट है हमारे ऑप्शन में। तो यहाँ पर अगर हम देखें सीरिया जो है इधर पर ये टच नहीं हो रहा है रेड सी से बिल्कुल। उसके बाद जॉर्डन भी ये रेड सी से टच नहीं हो रहा है, ठीक है, जॉर्डन गया, सीरिया गया, इजिप्ट टच हो रहा है, ठीक है। इजिप्ट अगर हम देखें ये टच हो रहा है बिल्कुल इधर से, रेड सी इधर है, ये टच कर रहा है इससे। लेबनान सबसे ऊपर है, मेडिटेरेनियन सी को टच कर रहा है आपका, इससे रेड सी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा इजिप्ट। इजिप्ट या मिस्र इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा देश निम्न में से कौन सा देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो इसमें जो है जिस देश की सीमा समुद्र से नहीं लगती है वो है ज़ैम्बिया, ऑप्शन नंबर डी। इरित्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूटी ये बनाते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका जरूर सी को टच करता है अगर आपने मैप में देखा हो। ज़ैम्बिया टच नहीं करता किसी भी सी को। ज़ैम्बिया लैंड लॉक्ड है, तो ये किसी भी वाटर बॉडी को टच नहीं करता। केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, ऑप्शन नंबर सी। ट्विन सिटीज के नाम से किसे जाना जाता है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जाने जाते हैं ट्विन सिटीज के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। सौरो ऑफ बंगाल के नाम से कौन सी रिवर जानी जाती है। तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। कोसी नाम की एक रिवर है, उसको सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है। इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा अगर आप बहुत ध्यान से इन्वायरमेंट पढ़े एनसीईआरटी में, कि हम कह सकते हैं टेरर ऑफ बंगाल करके एक स्पीशी होती है, उसका नाम क्या है बता सकते हैं आप कमेंट करके। टेरर ऑफ बंगाल काफी इन्वेसिव स्पीसीज होती है, बोला जाता है उसको बंगाल में टेरर ऑफ बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट द्विवार्षिक रूप से 1987 से प्रकाशित हो रही है। यहाँ पर लिखा है 1988, तो ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। और ये 16वां एडिशन इसका आया था 2000, मतलब लेटेस्ट जो भी आया 2019 का, वो है 16वां एडिशन, ये करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ओनली 2। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया था। ये घोषित हुआ था 2011 से 2020 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है नंबर 1। मनीष ने किसी दिन यात्रा प्रारंभ की। मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू करता है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए, और 145 दिन बाद ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है 145 दिन बाद। और जिस दिन वो वापस आता है उस दिन ट्यूसडे पड़ता है, मंगलवार होता है उस दिन। तो बताइए किस दिन वो घर से चला था। तो सबसे पहले अगर आज मंगलवार है तो 10 हफ्ते बाद क्या होगा, फिर से मंगलवार होगा। इन्फानाइट हफ्ते बाद भी मंगलवार ही होगा। तो यहाँ पे जो 7 डेज का ग्रुप होता है ना, जिसे हम वीक कहते हैं, उसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि डेज रेपिटेटिव होते हैं, कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट हो जाएगा। तो 145 दिन को हफ्ते में कन्वर्ट करने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, 20 सत्ते 140 पूरा कट गया, 5 बच गया। तो
हमें ये पता है कि 145 का हमें गैप लेना है, लेकिन 145 में से 140 का तो गैप लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 140 जो है वो 7 से कट जाता है, इस वजह से सिर्फ 5 दिन का गैप लेंगे। तो हमें ये पता है इसके बाद कि 145 दिन बाद वापस आया है, इसका मतलब 145 दिन पहले निकला होगा, यानी 5 दिन पहले निकला होगा। तो मंगलवार से 5 दिन हमें कम करना पड़ेगा। अगर हम 7 दिन कम कर दें पूरे पूरे तो वापस मंगलवार पे पहुंच जाएंगे, लेकिन सिर्फ 5 ही दिन कम करने हैं, इसलिए यहाँ पे मंगलवार से 2 दिन बढ़ाना होगा। तो आंसर आ जाएगा थर्सडे। ट्यूसडे से 2 दिन बाद क्या होता है? थर्सडे। तो वो इसका मतलब थर्सडे को निकला होगा, गुरुवार को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कोडिंग एंड डिकोडिंग से है। किसी सांकेतिक भाषा यानी कोड में ऑर्बिट को इस तरीके से लिखा गया है, तो गैलेक्सी को कैसे लिखा जाएगा? ORBIT, ऑर्बिट। न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं इसके। 15, 18, B2, I9, T20। इसका कोड है YNGWT और इसके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट हैं 25, 14, यहाँ 7, W 23 और T होगा 20। तो 15 और 25 के बीच में 10 का गैप है, तो इतना बड़ा गैप नहीं लिया जाता जनरली। तो इस O को इस T से कंपेयर करा देते हैं। तो 15 से 20 मतलब +5, 18 से 23 +5 अगेन, ऐसे ही 2 से 5 ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, 9, 5, 14 और 20, 5 फिर से 25। तो आपको 5, 5 का गैप लेके आगे बढ़ना था। इसमें हमें बताना है गैलेक्सी का GLAXY। 7, 12, 1, 24 और 25। तो 7, 5, 12, 12 का मतलब L, आखिरी में क्या होना चाहिए? L। कहाँ पे नहीं है? B में, तो इसको यहीं डिस्कार्ड कर दिया हमने। 12, 5, 17, 17 मतलब Q। आखिरी में आपको QL चाहिए, इधर है और इधर है, इधर तो नहीं है ना C में, इसको भी डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद 1 और 5, 6, 6 का मतलब F। तो Q से पहले हमें चाहिए F, Q से पहले F एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ भी है। थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। ये 24, 5, 29, 29 में 26 इग्नोर हो जाएगा, 3 बच जाएगा, बिकॉज 26 तो लेटर होते ही हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। 3 का मतलब C, तो F के पहले हमें चाहिए C। F के पहले C इधर है, इधर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है D। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक आदमी 2 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है। यहाँ से उसने अपनी जर्नी चालू करी 2 किलोमीटर ईस्ट में, मतलब दाहिने साइड में। ये 2 किलोमीटर्स हुआ। इसके बाद वो यहाँ पे रुक गया है। फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यहाँ से दक्षिण मतलब नीचे, ये डिस्टेंस हुआ 10। फिर वह पूर्व की ओर 4 जाता है, ये हो गया पूर्व की ओर 4। और अंत में 18 किलोमीटर उत्तर, इस पॉइंट से ऊपर यानी उत्तर। ये 18 किलोमीटर जाना है, तो 10 तो ये हो गया, बाकी का 8 ये ऊपर हो गया। ये डिस्टेंस हुआ 8 किलोमीटर, बिकॉज ये 10, 8, 18 था डिस्टेंस। और ये लाइन अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये इसके पैरेलल है, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ये 4 और 2, ये कुल मिला के ये डिस्टेंस होगा 6। हमें बताना है आरंभिक बिंदु से कितना दूर है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस। ये लाइन हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये एंगल 90 है, ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 है। ऑप्शन डी। कैसे पता चला? 8 मतलब 4 का डबल, 6 मतलब 3 का डबल। हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट होती है 3, 4, 5, तो 3 पता है, 4 पता है, तो बस बाकी क्या रह गया? 5। लेकिन हम 3, 4 का डबल डबल ले चुके हैं, इस वजह से 5 का भी डबल लेना पड़ेगा, 10। ऑप्शन डी। मंच पर एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो बस स्टेटमेंट को ब्रेक कर लीजिए, आसान सा है। अगर कोई
औरत, जैसे ये रीता हैं तो ये फीमेल हैं, ये कहती हैं मेरी पति की पत्नी, यानी वो स्वयं की बात कर रही हैं, तो मेरे पति की पत्नी को मेरी रिप्लेस कर दीजिए। मेरी पुत्री का भाई, यानी मेरा पुत्र, अपनी बेटी का भाई आपका बेटा ही तो होता है, तो मेरा पुत्र, तो उनके कहने का मतलब है कि जो मंच पे डांस कर रहा है वो उनका पुत्र है। मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है, तो वह उसका पुत्र है। ऑप्शन ए, सन। इफ बी इज अ मदर ऑफ ए, बी जो है मदर है, इस वजह से फीमेल है, किसकी, तो ए की। अब ए जो है बी के बेटे भी हो सकते हैं, बेटी भी, इनका जेंडर फिलहाल डिसाइड नहीं है। ए सन इज सी, ए का जो बेटा है उसका नाम सी है, बेटा है तो मेल होगा, इसीलिए प्लस का साइन। ईज ब्रदर इज डी, ई और डी अभी दोनों नहीं पता तो इसको इग्नोर करिए। बीज डॉटर इज ई, बी की जो बेटी है उसका नाम ई है, तो बी की एक और संतान है ए फिलहाल, तो ए और ई ये दोनों सिबलिंग होंगे, जहाँ पे जो ई है वो डॉटर है, इस वजह से फीमेल। ए का जेंडर अभी भी डिसाइडेड नहीं है। अब पिछले स्टेटमेंट पे वापस चलते हैं। ईज ब्रदर इज डी, ई का एक भाई है जिसका नाम डी है। देन हु इज डीज ग्रैंड मदर, हु इज डीज ग्रैंड मदर नहीं, हु इज ईज ग्रैंड मदर, हिंदी में देख लीजिए। डी की दादी पूछा है, सॉरी डी की दादी पूछा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। बी इज द मदर ऑफ ए नहीं था, बी इज मदर इज ए मम्मी है, बी उनकी संतान है। ए सन इज सी, ये होगा इसमें, सी जो है वो ए का बेटा है। ईज ब्रदर इज डी, अभी नहीं पता ई और डी किधर है। बी इज डॉटर इज ई, बी की जो बेटी है वो ई है। अब वापस चलिए, ई का भाई डी होगा, डी हो गया। हमसे डी की दादी पूछा था, तो ये दोनों डी के माता पिता हैं, इनके ऊपर इनकी माँ है, तो डी की दादी कौन होंगी, ए होंगी। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेटर से है। इसके लिए सबसे पहले सारे नंबर लिख लेने चाहिए। 18, 12, 4, 5 और 6। 18, 12 के बीच में क्यू है, जिसका मतलब है इनटू करना है। 12 और 4 के बीच में पी है, जिसका मतलब है डिवाइड करना है। ऐसे ही 4 और 5 के बीच में आर है, आर का मतलब है प्लस करना है। और बाकी 5 और 6 के बीच में एस है, एस का मतलब है माइनस करना है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 18 तियाई 54, 54 प्लस 5 59, में से 6 गया 53। ऑप्शन सी। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेब्रा हैं। ये शुतुरमुर्ग हैं और ये है जेब्रा। हम पैर की बात कर लेते हैं पहले। शुतुरमुर्ग में 2 पैर होते हैं और जेब्रा के होते हैं 4। हर एक शुतुरमुर्ग का 2 पैर होता है और हर एक जेब्रा का 4 पैर होता है। गणना करने पर उनके 40 सिर नजर आए और उनके पैरों की संख्या 100 है। बताइए वहाँ कितने शुतुरमुर्ग हैं। तो आसान सा सवाल है। अब देखिए, यहाँ पे समझने की चीज़ ये है, जितने सर उतने जानवर, क्योंकि ये कोई त्रेता युग तो है नहीं कि यहाँ पे रावण जैसे कोई व्यक्ति होंगे वहाँ पे 10-10 सिर लिए घूम रहे होंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने जीव होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल हो, उनके एक ही एक सर होता है। तो जितने सर उतने जानवर। तो ये हो गए सिर, या फिर आप कह लीजिए जानवर। मान लीजिए शुतुरमुर्ग वहाँ पे x हैं और जेब्रा वहाँ पे y हैं, तो टोटल सर कितने होंगे, x प्लस वाई, और यही चीज़ हमको 100 के बराबर दी गई है। इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर 100। अब टोटल नंबर ऑफ लेग किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स इनटू लेग ऑफ ईच एनिमल। ऐसे ऐसे कितने जानवर हैं और हर एक जानवर का कितना पैर है, इन दोनों को गुणा कराने के बाद में आप ये पता कर सकते हैं किसके कितने पैर हैं। तो जहाँ तक शुतुरमुर्ग का सवाल है, तो एक्स शुतुरमुर्ग हैं और हर एक शुतुरमुर्ग का 2 पैर होता है, तो 2x नंबर ऑफ पैर हो गए। ऐसे ही यहाँ पे 4 × y, 4y पैर हो गए। पैर की संख्या 40 है, तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई।
सॉल्व करते हैं इनको। शुतुरमुर्ग हमें बताने हैं ना, तो हमें x चाहिए, हम y को एलिमिनेट कर सकते हैं। y को एलिमिनेट करने के लिए देखिए यहाँ पे 4y है, तो इधर भी 4y बनाना पड़ेगा और इक्वेशन को लेस करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन में 4 से गुणा किया तो 4x प्लस 4y बराबर 400, 100 गुणे में 4 400। इसको वैसे का वैसा ही लिखेंगे, लेस करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, 4x माइनस 2x 2x, 400 में से 40 गया तो 360। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की गलती हो गई है, x प्लस वाई 40 होगा और 2x प्लस 4y 100 होगा। इसमें हम 4 का गुणा कराएंगे तो 4x प्लस 4y बराबर 40 इंटू 4 160 हो जाएगा। 4x माइनस 2x 2x, y से y कैंसिल, 160 में 100 गया 60, x की वैल्यू आई 30 और इतने ही नंबर ऑफ शुतुरमुर्ग हमने एज्यूम किए थे, ऑप्शन बी। राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है, ये ऊपर से मान लीजिए इधर से है, 10वें स्थान पे है ये राजू की रैंक, 10 गिवन है हमको टॉप से। रवि की रैंक नीचे से यानी बॉटम से, ये रवि की रैंक हमको 21 गिवन है। तो टॉप की रैंक पता है, बॉटम की रैंक भी पता है। इनके बीच में 3 स्टूडेंट हैं, 1 2 3, यानी मिड वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे टॉप की रैंक पता है, बॉटम की रैंक पता है, मिड वैल्यू भी पता है। टॉप की रैंक को अगर हम लेफ़्ट और बॉटम की रैंक को अगर हम राइट माने तो लेफ़्ट राइट और मिड पता है। तो 2 केस बनते हैं, किस बेसिस पे? लेफ़्ट, इनफैक्ट लोअर रैंक माइनस मिड वैल्यू। लोअर मतलब लेफ़्ट राइट में जो छोटी सी रैंक है जिसकी वैल्यू कम है। 10 21 में छोटा कौन है? तो 10। ये 7 आया, ये 7 जो है वो -2 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल केस लगेगा जिसके हिसाब से यहाँ पे टोटल स्टूडेंट बराबर हो जाता है किसी भी लाइन में L प्लस R प्लस मिड। बस ये करना पड़ेगा हमको। मान लीजिए यहीं पे लोअर रैंक माइनस मिड वैल्यू की जो वैल्यू है वो आ जाती -2 से छोटी है उसके बराबर। वैसे -2 मैंने शायद गलत बोल दिया क्योंकि लोअर रैंक माइनस मिड वैल्यू, बीच में इतने ज़्यादा स्टूडेंट तो हो नहीं सकते। तो 2 से छोटी या बराबर, तो 2 से छोटी या बराबर हो जाती तो नया फॉर्मूला बनता L प्लस आर माइनस मिड प्लस 2। लेकिन यहाँ पे ये वाला लगेगा। 21 10 31 और 3 34, यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी। इतने स्टूडेंट होंगे। अदरवाइज़ आप इसे दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ खास नहीं है। ये रैंक इनकी 10 है, इसका मतलब इधर इनके पीछे 9 स्टूडेंट होंगे। इनकी रैंक हमें रवि साहब की 21 पता है तो 20 स्टूडेंट ये होंगे। 3 स्टूडेंट भाई ये रहे, तो 20 9 29 3 32 और ये रहे 2 34 स्टूडेंट, वैसे भी करेक्ट हो जाता। राधा, शीला, महिमा एंड सीता आर सिटिंग अराउंड अ टेबल। मान लीजिए टेबल गोल है, 1 2 3 4, 3 4 ही तो हैं, तो बस ये हमने बना दिया अरेंजमेंट 4 लोगों का। राधा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ शीला, ये शीला है, इसके राइट में यानी इसके इस तरफ, अगर शीला ऐसे देख रही है तो इसके राइट में हो जाएंगी राधा। महिमा इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ सीता, महिमा जो है वो सीता के लेफ्ट में है। तो अगर सीता को मैं यहाँ रख दूँ तो सीता के लेफ्ट में ये महिमा हो जाएंगी। ऐसा करना ही पड़ेगा बिकॉज अगर आप उल्टा करते तो कंडीशन उल्टी लग जाती। उल्टी कैसे लग जाती? महिमा जो है वो सीता के लेफ्ट में होनी चाहिए, हमको राइट में बनाना पड़ता फिर। तो खैर इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूछा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सिटिंग फेस टू फेस, कौन कौन एक दूसरे के सामने बैठा है? महिमा और शीला या तो फिर राधा और सीता। तो यहाँ से राधा और सीता करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। 3 डिजिट के नंबर से शुरुआत हुई है और चारों ऑप्शन में आप देख लीजिए 3 डिजिट के नंबर से ही अंत भी होना है। तो डिफरेंस ले लेते हैं, शायद उसी से काम चल जाए।
170 से 198 मतलब 28 जोड़ना पड़ेगा। 198 से 228 यानी 30 जोड़ना पड़ेगा। 28 से 260 32 जोड़ दिया, तो पहले 28 जोड़ा, फिर 30 जोड़ा, फिर 32। 60 से 94 34 जोड़ा, 28 30 32 34, तो यहाँ से आप 36 जोड़िएगा। 294 प्लस 36 हो जाएगा 330, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का है। यहाँ पे 5 और 6, 1 का गैप, 6 10, 4 का गैप, 10 19 प्लस 9 19 35 प्लस 16। 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर, 9 को 3 का, 16 को 4 का स्क्वायर। तो पहले 1 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब की बार हम 5 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी 25 जोड़ना पड़ेगा 35 में। आंसर आ जाएगा 60, ऑप्शन डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है। तो ये है बी डबल ए और ये है बी डबल ए बी। इधर अगर बी डबल ए के बाद बी है तो यहाँ भी बी ही होना चाहिए। इधर भी बी डबल ए के बाद बी ही होना चाहिए। और इसके बाद में ए हमेशा 2 बार आ रहा है, तो इधर भी 2 बार आना चाहिए ए। तो ए डबल बी आपको शुरू में चाहिए, और ए के बाद हमेशा डबल बी आएगा, तो ए ट्रिपल बी यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए। ऐसे ही जल्दी से इसको पकड़ के बस सॉल्व कर देना होता है। अगला क्वेश्चन है एनालॉगी से, लेटर एनालॉगी। जिस तरीके से इस ग्रुप का संबंध इस वाले ग्रुप के साथ है, तो इस ग्रुप का संबंध चारों ऑप्शन में से कौन से वाले ग्रुप के साथ होगा? तो या तो न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख के आप इसे सॉल्व कर लीजिए, या फिर एक काम कीजिए, ये B है, इसका अपोजिट क्या होता है? Y। अपोजिट लेटर में मान लीजिए 2 लेटर L1 L2 हैं, इनको एक दूसरे का अपोजिट तभी माना जाएगा जब इनके न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट का सम 27 हो जाएगा। इधर भी कुछ ऐसा ही सीन है, B2Y25, 25 2 27, तभी मैंने B को Y के साथ कंबाइन कराया। ऐसे ही A को Z के साथ, D को W के साथ, C को X के साथ। तो यहाँ पे Q का अपोजिट 17 और 10 27, 10 मतलब J आपको चाहिए आखिर में। कहाँ पे दिख रहा है? B में। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इतनी ही देर का सवाल था। या फिर आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P16, इसमें हम क्या जोड़ें कि 27 आ जाए? तो हमें 11 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 11 जोड़ने से तो K आएगा, तो बस एक लेटर की वजह से पूरा लॉजिक यहीं पे फेल हो गया। कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करते हैं। B को आप 2 लिख सकते हैं, ये तो पता है, लेकिन अगर इसमें 26 जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? 28, और x तो होता ही 24 है, तो -4। ऐसे ही A को आप 27 लिख सकते हैं, W 23 होता है तो फिर से -4। D को आप लिख सकते हैं 30, और ये Z तो होता ही 26 है तो -4। C को आप लिख सकते हैं 29, और ये 25 तो -4। तो बस यही -4 वाला लॉजिक हमें फॉलो करना है। तो Q 17 4 कम किया तो 13 यानी कि M। P 16 4 कम किया तो L। S 19 4 कम किया तो O। R 18 4 कम किया तो N। MLON यहाँ से करेक्ट हो गया, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो गया MLON। दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143। अगर दो संख्याएं x और y हैं तो x प्लस वाई 24 है और x इंटू वाई 143 है। हिट एंड ट्रायल से x और y निकाल दीजिएगा, क्या निकल सकता है? अगर x 13 हो जाए, y 11 हो जाए, तो 13 11 24 हो जाए, 13 गुणे में 11 143 हो जाए। आप चाहें तो x 11 और y 13 भी रख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्बिनेशन तो 13 और 11 का ही होगा। उनके स्क्वायर का सम 13 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 169 प्लस 121 290, ऑप्शन सी। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है। स्क्वायर का सम, अगर एक संख्या x है दूसरी y, तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर और दूसरी वाली का y स्क्वायर होगा।
इनको ऐड कीजिएगा तो 80 आएगा। अगर मान लिया जाए एक्स वाई से बड़ा है तो स्क्वायर का डिफरेंस यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा जो कि 36 है। लेस कीजिएगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 80 और 36 होगा 116। इसमें एक करेक्शन ये करिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो खैर 80 है ही है, स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस एक्स माइनस वाई, इसका स्क्वायर 36 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये 36 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 80 है, इसको यहाँ रख दिया, माइनस का 2xy होगा 36 माइनस 80 यानी -44, तो x इंटू वाई होगा 22। हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, x इंटू वाई यानी 22, ऑप्शन ए। 5 बक्से हैं P से लेकर T तक और 5 अलग अलग रंग के पेंट इन पे किए गए हैं। तो बक्से कौन कौन से हैं? P, Q, R, S और T। पेंट कौन कौन से हैं? ये सारे, लाल, हरा, नीला, गुलाबी और पीला। कंडीशन देखते हैं, आर या तो गुलाबी या हरे रंग का है, तो आर की 2 पॉसिबिलिटी हैं, पिंक या फिर ग्रीन। क्यों ना तो हरा है और ना ही लाल है, तो क्यू जो है इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या नहीं है, ना तो ग्रीन और ना ही रेड। एस नीले रंग का है, एस फिक्स हो चुका है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही है कि वो नीले रंग का है बस। और जो टी बच गया, इधर टी है, टी ना तो गुलाबी है ना ही पीला, गुलाबी नहीं है, पीला भी नहीं है। और उसके बाद पी ना तो हरा है ना ही लाल है, ये हरा भी नहीं है, लाल भी नहीं है। हमसे इन्होंने पूछा है आर का रंग क्या है, तो आर की 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, पिंक और ग्रीन में से, बाकी कैंसिल कर दीजिए। येलो नहीं हो सकता, रेड नहीं हो सकता, हरे और गुलाबी में से कोई एक हो सकता है। तो अब देखिए हरा कौन कौन सा नहीं हो सकता, पी और क्यू। एस तो ऑब्वियस सी बात है, हरा हो नहीं सकता। टी हरा हो सकता है क्योंकि उसकी 2 पॉसिबिलिटी नहीं है, गुलाबी और पीला, तो टी हरा हो सकता है और इसी तरीके से आर भी हरा हो सकता है। अगर हम हरा कलर आर को दे दें तो आर फिक्स हो चुका, एस तो पहले से ही फिक्स था, नीला था, तो 2 फिक्स हो गए, आर और एस। आर एस फिक्स हो चुके, तो पी क्यू और टी बचे हैं। और पी क्यू में भी अगर हम बात करें तो हरा और लाल इन दोनों को दिया नहीं जा सकता है। हरा तो ऑब्वियस सी बात है दिया नहीं जा सकता है क्योंकि उसको हमने आर को दे दिया है, और लाल भी इन दोनों को दिया नहीं जा सकता, तो लाल पक्का हमें टी को देना पड़ेगा। लाल किसको देना पड़ेगा? टी को, जो कि एकदम करेक्ट पॉसिबिलिटी है क्योंकि टी गुलाबी और पीला नहीं रख सकता था, तो बच गया कौन? लाल। ऐसा कब हुआ? जबकि हमने एज्यूम किया आर को हरा, तब जाके ये पॉसिबिलिटी पूरी हुई, तो आर को क्या देना पड़ेगा? हरा, ऑप्शन 2। मनोज बालू से छोटा है जो अजीत से छोटा है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जब भी आपको दी रहे सबसे पहले आप देख लिया करिए पूछा क्या है आपसे, सबसे छोटा कौन है, यानी कि हमें ऐसे ऑप्शन हटाने पड़ेंगे जो किसी ना किसी से बड़ा नंबर दिखाएगा या फिर बड़े व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा। मनोज बालू से छोटा है, इसका मतलब बालू उससे बड़ा है, तो अगर बालू मनोज से बड़ा है तो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता है, तो बस बालू यहाँ से गायब हो गए। बालू से छोटा है जो अजीत से छोटा है, इसका मतलब अजीत बड़े निकल गए, अजीत भी गायब। सतीश भी अजीत जितना छोटा नहीं है, इसका मतलब वो बड़ा है, तो सबसे छोटे मनोज हो गए, ऑप्शन 4। 2 घंटे का समय 1 दिन का कितना परसेंट है? तो 1 दिन में होते हैं 24 घंटे, 2 घंटे बताइए कितना परसेंट है? 100 से गुणा करिए, ये 12 बार में गया, ये 6, ये 50, ये 25, ये 3,
25/3% यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। एक बार फिर देख लीजिए, 100/12, 4 ने इसको 25, इसको 3 बार में काटा, सही है कैलकुलेशन, ऑप्शन बी। 19 नंबर बात करते हैं, जिस तरीके से 35 गुणे में 16 90 के बराबर है, ये दोनों बातें भी सही हैं, तो 17 इंटू 24 क्या होगा? तो लॉजिक जरा ध्यान से देखिएगा। 3 पच्चे 15, अगर मैं इसको 3 5 अलग अलग मान लूँ और गुणा करा लूँ तो ये 15 होगा। 6 गुणे में 1 6 होगा, 15 छिक्के 90 होगा। 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 96, 24 चौके 96, 9 2 जा 18, 4 8 जा 32, 32 गुणे में 18 यानी 20 माइनस 2, 640 में से 64 यानी 576, ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे इस लॉजिक को अप्लाई करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, 2 4 जा 8, 7 8 जा 56, ऑप्शन 1। तीन संख्याओं का अनुपात ये है, एक संख्या 2x, दूसरी 3x, तीसरी हो जाएगी 4x। इनके वर्गों का योगफल, इसका स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 9x स्क्वायर और इस वाली का हो जाएगा 16x स्क्वायर। ये 1856 है। 16 9 25 4 29, 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1856। 29 का टेबल पढ़िए कि 185 के नज़दीक कोई नंबर मिल जाए। 29 छिंग 174, 29 चौके 116, एक्स स्क्वायर आ गया 64, यानी एक्स आ गया 8, स्क्वायर रूट दोनों तरफ ले लिया। तो संख्याएं कौन सी हैं? 2x 3x 4x, एक्स की जगह पे 8 यानी 8 गुना करना है। 2 अट्ठे 16, 3 अट्ठे 24, 4 अट्ठे 32, 16 24 32, ऑप्शन बी। ये जो अल्फ़ाबेट का ग्रुप है, इसमें आप ये बताइए कौन सा इसमें वर्ड बन सकता है, उसी हिसाब से यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबरिंग कर लीजिए आप, और इसके बाद यहाँ पे वो नंबरिंग बताइए जो कि आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बना के देती है। इन सबको देखते ही एक ही वर्ड दिमाग में क्लिक करता है, वो है सिंबॉलिक। यही होगा वर्ड। एस को हमने सबसे पहले लिया तो 5, फिर 1, 51 शुरू में कहाँ पे है? 2 में, इसको टिक करके आगे बढ़ जाइए आप। बाकी भी आप मैच करा लीजिए, यही पाइएगा सिंबॉलिक। अगर मान लीजिए इनको देख के आपको वर्ड स्ट्राइक ना करता तो बस चारों ऑप्शन को सजा लीजिए, मतलब चारों ऑप्शन के हिसाब से नंबरिंग जो भी गिवन है आपको, उसी हिसाब से इन अल्फ़ाबेट को सजाइए। जहाँ से मीनिंगफुल वर्ड बनता है आपको उस ऑप्शन पे टिक करना होगा, ये होगा इसमें। 22 नंबर बात करते हैं, एज से रिलेटेड सवाल है। अ मैन इज़ 24 ईयर्स ओल्डर देन इज बॉय, ये मैन है, ये बॉय। बॉय अगर एक्स का है तो आदमी इससे 24 साल बड़ा है, एक्स प्लस 24 का होगा। इन 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, इसमें 2 साल जोड़िएगा तो एक्स प्लस 26 होगा, इसमें जोड़िएगा तो एक्स प्लस 2 होगा। हिज एज, एक्स प्लस 26 किसके बराबर होगा? ट्वाइस द एज ऑफ बॉय, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 2 यानी 2x प्लस 4, एक्स बराबर आया 22। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द बॉय, एक्स यानी 22 साल, ऑप्शन डी। 2 ईयर्स अगो, ये है 2 साल पहले यानी -2। अ मैन वॉज 6 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, 6 गुना ज़्यादा बड़ा है। 6 टाइम्स ओल्डर देन, यहाँ पे लिखा है 6 गुना बड़ा है, तो हिंदी मीडियम वाले को प्रेफरेंस देंगे। ये है मैन और ये है सन। सन अगर x है तो ये होगा 6x। इन 18 ईयर्स, 18 साल बाद, 2 साल बाद का देखिए ना प्रेजेंट, तो पहले प्रेजेंट पे जाते हैं, 2 साल बढ़ाना पड़ेगा दोनों की एज। अब यहाँ से 18 साल बात करिए, इसमें 18 जोड़िएगा तो 6x प्लस 18 2 20, x प्लस 18 2 20, ये होगा। ही विल बिकम ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, 6x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 40, 4x इज इक्वल टू 20, x बराबर 5।
व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मैन एंड सन, तो सन की होगी 5 2 7, 6 पंजे 30 2 32, पिता की 32, सन की 7, ऑप्शन ए। एनालॉगी का सवाल देखिए 24 नंबर में, ए बी अगर 1 2 3 है, सी डी अगर 4 5 6 है, तो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिए ये है ए बी और ये है सी डी, मतलब लगातार होने चाहिए। ये पी क्यू, यहाँ पे आर एस होना चाहिए जबकि एस टी है, ये गलत है। ई एफ जी एच ये हो सकता है, जे के एल एम ये हो सकता है, पी क्यू आर एस ये नहीं हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन 3। जिस तरीके से सी को 24 लिखा जाता है, हॉट को 38 लिखा जाता है, तो फियर को क्या लिखेंगे। सी का न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट वैसे तो 3 होता है, लेकिन यहाँ 24 कैसे आया, वो ऐसे आया कि 27 माइनस 3, यानी कि जो भी अल्फ़ाबेट है आपको उसका न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट नहीं लेना, 27 माइनस न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट ये लेना है। ऐसे ही हॉट में अगर आप देखें H8 O15 T20, लेकिन 27 माइनस 8 19, 27 माइनस 15 12, 27 में से 20 गया 7, 19 12 31 7 38, वही दिया है। इसी लॉजिक को आगे भी अप्लाई करेंगे। फियर 6 5 1 18, 27 में 6 गया 21, 27 में 5 गया 22, 27 में 11 गया 16, इसी तरीके से 27 में 18 गया 9, 20 का डबल 40, 2 और 1 3, 43, 16 59, 27 में वैसे ये ए 1 है, सॉरी ये 11 गलती से लिख गया, ये 1 है, ये 26 होगा। अब आ जाएगा इसमें 78 इन सबको जोड़ने पे, ऑप्शन 3। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे रीजनिंग का। किसी क्लास के 72% स्टूडेंट्स ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने मैथ्स लिया। ये हैं बायो वाले, ये हैं मैथ्स वाले, और ये बीच में वो लोग आएंगे जो कि मैथ्स बायो दोनों लिए हैं। अगर 72 और 44 आप जोड़ें तो 7 4 11 और 4 और 2 6, 116% होता है, जबकि क्लास की स्ट्रेंथ ही 100% होती है मैक्सिमम। तो ये बाकी के जो एक्स्ट्रा 16% हैं ये कौन हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 16%, वही लोग हैं जिन्होंने दोनों मैथ्स और बायो लिए हुए हैं। तो बीच में आएंगे 16, बायो वाले 44 थे जिसमें से 16 यहीं पे आ गए, तो अंदर कितने बचे, 44 माइनस 16 यानी 28। ये मैथ्स वाले, वैसे बायो वाले 72 थे, 72 माइनस 16 यानी 56 होगा। ये लोग थे 44, इधर होगा 44 माइनस 16 यानी 28। अगर हम अंदर अंदर की सारी वैल्यूज़ जोड़ लें, लेकिन जोड़ना भी है कि नहीं वो आगे पढ़ते हैं। 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए, दोनों विषय कितने परसेंट ने लिए, 16% ने। छात्रों की कुल संख्या क्या है, 100%, तो बस 16% दे के 100% पूछ लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालेंगे तो 40 गुणे में 100 बटे में 16 आ जाएगी। 8 2 ज़ा 8 5 ज़ा 250 ज़ा 50 पंजे 250, इतने ही स्टूडेंट हैं, ऑप्शन ए।